हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेट प्लस फाउंडेशंस। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या है और पावर ऑफ अकोमोडेशन किसे कहते हैं। तो इमेजिन करिए एक ऐसा कैमरा जो इतना तेज है, इतना पावरफुल है कि वो घुप अंधेरे में कई किलोमीटर दूर जलती एक कैंडल को देख सकता है। इतना इफेक्टिव कैमरा जो बहुत तरह के कलर्स प्रोड्यूस कर सकता है, बिल्कुल रियल लाइफ इमेज बना सकता है। अच्छा, ये कैमरा इतना एडवांस्ड है कि खुद से लाइट को फोकस कर सकता है, चाहे दूर की चीज हो उसकी भी क्लियर इमेज बनाएगा, अचानक से आप किसी पास की चीज को देखें तो उसकी भी क्लियर इमेज बनाएगा। अच्छा, ये कैमरा इतना इंटेलिजेंट है कि ये अमाउंट ऑफ लाइट को भी कंट्रोल कर सकता है। अगर कहीं बहुत ज्यादा लाइट हो तो ये अपनी ओपनिंग को थोड़ा छोटा कर लेगा जिससे कि कम लाइट एंटर कर पाए, और अगर आसपास कम लाइट है तो ये अपनी ओपनिंग को बढ़ा लेगा जिससे कि ज्यादा लाइट एंटर कर पाए और क्लियर इमेज बन पाए। और ये जो कैमरा है, इतना सोफिस्टिकेटेड सा कैमरा, ये बस थोड़ा सा छोटी सी जगह लेता है और इसका वेट मुश्किल से 7-8 ग्राम के आसपास है। तो इतना एडवांस्ड कैमरा जो बिना बैटरी के चलता है लाइफ लॉन्ग। तो ये एडवांस्ड कैमरा है हमारी आंख। और हम इंसानों ने आज तक जितने भी कैमरे बनाए, इतना एडवांस्ड कैमरा हम आज तक नहीं बना पाए। इतना छोटा, इतना कॉम्पैक्ट और इतना एफिशिएंट कैमरा। अच्छा, ये जो कैमरा है, जो हमारी आंख है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक ऑर्गन है, हमारे बॉडी के सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स में से एक है। और ये सिर्फ एक नॉर्मल सा बोरिंग सा ऑर्गन नहीं है। इस ऑर्गन को पढ़ते हुए हमें कई चीजों का एहसास होता है कि क्या हम जो देखते हैं ये क्या सच में हकीकत है या बस हम खुद से चीजों को इमेजिन करते हैं। अच्छा, एक और बहुत बड़े सवाल का ये जवाब ढूंढने में मदद करता है कि क्या सच में ऐसा हुआ था कि एक बार भगवान एक पेपर और पेन लेके बैठे होंगे और उन्होंने आंख बनाई होगी कि आंख ऐसी होनी चाहिए, ऐसा डिजाइन होना चाहिए, और इंसान ऐसा होना चाहिए, इंसान का डिजाइन ऐसा होना चाहिए, और उन्होंने बस यूं एक चुटकी बजाई और बिल्कुल वैसा इंसान, वैसी आंख बिल्कुल प्रकट हो गए। क्या ऐसा हुआ था, या ऐसा हुआ था कि करोड़ों साल पहले हमारी धरती में जब कुछ भी जीव जंतु नहीं थे, वहां से जब लाइफ की शुरुआत होती है, शुरुआती ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गेनिजम्स, और ये ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते होते तक यहाँ तक आए। और इसी तरीके से आंख का भी इवोल्यूशन हुआ है कि पहले कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स थे, फिर कुछ ऑर्गन बने, फिर आगे लेंस का इवोल्यूशन हुआ, और फिर आज यहाँ पहुंचते पहुंचते आज ये मॉडर्न आई बनी है। तो क्या एक झटके में ये पूरी दुनिया बन गई, ये आंख और ये इंसान का डिजाइन बन गया, या ये आहिस्ते आहिस्ते इवॉल्व होते हुए आया है बिना किसी इंटेलिजेंट डिजाइनर या इस तरीके से अचानक से बने हुए? तो इन चीजों का जवाब भी हमें मिलता है जब हम ह्यूमन आई पढ़ते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ह्यूमन आई एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि वो लाइट को कैप्चर करे और इस लाइट को कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पहुंचते हैं फिर ब्रेन के पास, और फिर ब्रेन प्रोसेस करता है उस इंफॉर्मेशन को, और ब्रेन हमें अंदाजा कराता है कि हमारे आसपास की रियलिटी कैसी होगी। तो हम आंखों से डेटा लेते हैं, लेकिन दिखाता है हमें ब्रेन हमारा, और ब्रेन ही हमें एहसास कराता है दुनिया कैसी होगी। और इस चीज से रिलेटेड बहुत सारे अभी अच्छी बातें हम देखेंगे। पहले आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई पे। तो हमारी ह्यूमन आई ऑब्वियसली बहुत एडवांस्ड एक पार्ट है, ये बहुत सारे अलग अलग पार्ट से मिलके बनी है। तो शुरुआत करते हैं उन पार्ट से जो कि हमें बाहर से दिखाई देते हैं। तो जैसे ये रही हमारी ह्यूमन आई, तो वो पार्ट्स जो बाहर से हम देख पाते हैं, सबसे पहले तो आईब्रो, पानी हो या पसीना हो उसको डिफ्लेक्ट करे कि वो सब चीजें आंख में एंटर ना करें। फिर उसके बाद आईलिड, ये आईलिड एक तरीके से शटर है कि धूल मिट्टी गंदगी हुई आंखें बंद करनी है या सोना है तो आप आईलिड बंद कर लीजिए, शटर के जैसा है।
शटर बंद तो लाइट एंटर नहीं करेगी, और शटर खुला है तो लाइट एंटर करेगी। अच्छा, इसके बाद हमारी आंख में हमें नजर आता है एक सफेद रंग का हिस्सा। ये जो सफेद रंग का हिस्सा है, इस हिस्से को हम कहते हैं स्क्लेरा। ये स्क्लेरा क्या है? एक टफ ओपेक व्हाइट आउटर लेयर जो कि मेंटेन करता है आई बॉल का स्ट्रक्चर और शेप, ये प्रोटेक्शन देता है। अच्छा, इसी के साथ साथ हमें नजर आएगी, वैसे नजर तो नहीं आएगी, एक लेयर जो कि ट्रांसपेरेंट है। ये ट्रांसपेरेंट लेयर ऑब्वियसली नजर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सी लेयर है जिसको हम कहते हैं कॉर्निया। जैसे कार की विंडशील्ड होती है, एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर जो कि लाइट को अंदर एंटर करने देती है, लेकिन हवा, धूल, मिट्टी, गंदगी इनको बाहर ही रखती है। तो जो कार की विंडशील्ड होती है, जो कार का शीशा होता है, कुछ वैसा ही काम करता है कॉर्निया। अब कॉर्निया क्या है? ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट है तो आपको यहां अलग से हम कॉर्निया इस तरीके से सामने से नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन साइड से जब आंख को देखा जाए तो एक सबसे बाहर एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर हम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कॉर्निया। अच्छा, ये जो कॉर्निया है ये लिविंग सेल्स से बना है, और ये लिविंग सेल्स जो होते हैं इनको जिंदा रहने के लिए खून की जरूरत होती है, क्योंकि ये खून ही है जो कि इनके पास न्यूट्रिएंट्स लेके आएगा, ऑक्सीजन लेके आएगा, और इन जो लिविंग सेल्स हैं इनके वेस्ट को भी बाहर निकाल के लेके जाएगा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ये ट्रांसपेरेंट होना है। अगर ब्लड वेसल्स होने लग गए कॉर्निया में, तो ब्लड वेसल्स लाइट के साथ इंटरफेयर करेंगे, तो आप साफ साफ देख ही नहीं पाएंगे। इस वजह से कॉर्निया में कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, कोई खून का दौड़ान नहीं होता है कॉर्निया में। अच्छा, अब सवाल उठता है कि अगर खून का दौड़ान होता ही नहीं है तो ये हवा कैसे मिलती है, इन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलती है, इनको न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं, और इनका वेस्ट प्रोडक्ट कैसे निकलता है? तो इसका जवाब ये है कि कॉर्निया से जस्ट लगा हुआ, कॉर्निया और ये लेंस के बीच में भरा होता है एक वाटरी सब्सटेंस। जिस वाटरी सब्सटेंस को यहाँ पे जो भरा है, वाटरी सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, इसका जिक्र अभी आगे फिर से आएगा। ये एक्वस ह्यूमर एक वाटरी सब्सटेंस भरा है जो कि इस ट्रांसपेरेंट कॉर्निया को न्यूट्रिशन देता है, वेस्ट निकालता है इनको, और इनको जिंदा रहने में मदद करता है कॉर्निया के सेल्स को। तो बहुत देखिए कितना इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं, कितना एडवांस्ड मैकेनिज्म। तो ये क्या है? ट्रांसपेरेंट क्लियर डोम शेप्ड फ्रंट, यानी कि ये ऐसा कॉन्वेक्स शेप के जैसा है, और आगे चल के एक लेंस भी आना है जो कि लाइट को, जो आने वाली लाइट को एक जगह पे फोकस करेगा। तो ये लेंस तो है ही फोकस करने के लिए, साथ ही साथ ये जो कॉर्निया ऐसा शेप में है, कॉन्वेक्स शेप में, ये भी मदद करता है लाइट को रिफ्रैक्ट करने में, और साथ साथ प्रोटेक्शन तो देता ही है आई को। तो पहला जो स्ट्रक्चर हो गया वो कॉर्निया, एक ट्रांसपेरेंट लेयर। फिर आपको एक व्हाइट पार्ट दिखेगा जो कि है स्क्लेरा। इसके बाद फिर आपको एक पार्ट नजर आता है, ये जो कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, गोल जैसी एक चीज आपको नजर आती है। ये गोल जैसी चीज जो कि आंख को कलर देती है, जो हम जैसे कहते हैं इसकी आंखें भूरी हैं, इसकी आंखें काली हैं, इसकी आंखें नीली हैं, जो कलर है आंख का वो आता है आइरिस से। अच्छा, ये जो आइरिस है ये कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट एंटर करेगी, और ये कैसे कंट्रोल करता है? इस आइरिस, ये जो आइरिस है, इस आइरिस के बीचों बीच आप देख पाएंगे कि एक ओपनिंग है। ये ब्लैक कलर का कुछ आपको दिखाई दे रहा है। ये जो ब्लैक है ये एक्चुअली में एक छेद है, एक होल है, जिससे लाइट एंटर कर पाएगी हमारे आंख के अंदर, और जब लाइट एंटर कर पाएगी आंख के अंदर तभी इमेज बनेगी। तो ये ओपनिंग जो है जहां से लाइट एंटर करेगी, इस ओपनिंग को हम कहते हैं प्यूपिल। और ये प्यूपिल किस चीज के बीच में है? ये आइरिस के बीच में है। तो आइरिस जो है, ये आइरिस एक तरीके से कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट एंटर करेगी। तो एक तरफ से इसको देखना शुरू करते हैं। जस्ट बिहाइंड कॉर्निया इज आइरिस।
कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है आइरिस। ये क्या है? द कलर्ड सर्कुलर मसल। ये एडजस्ट करता है क्या चीज को? द साइज ऑफ प्यूपिल, कि प्यूपिल कितना बड़ा होगा। अच्छा, अगर हम कहीं अंधेरी सी जगह में है तो हमें देखने के लिए ज्यादा लाइट एंटर करे, तो हमारा प्यूपिल बड़ा होना चाहिए कि ज्यादा लाइट एंटर कर पाए, हम साफ साफ देख पाए थोड़ा कम लाइट में, अंधेरे में। और अगर हम बहुत तेज रोशनी में चले जाएं तो हमें चाहिए कि हमारी आंख में कम से कम लाइट एंटर करे, कि वो ज्यादा लाइट हमारी आंख को नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि ज्यादा लाइट है, बिल्कुल भरी दोपहरी में हम बाहर निकले हैं, तो थोड़ी सी भी लाइट अगर हमारी आंख के अंदर जा रही है तो हम साफ साफ सब कुछ देख पाएंगे। ज्यादा लाइट एंटर करेगी तो वो देखने में मदद इतना नहीं करेगा, नुकसान ज्यादा हो सकता है आंख को। तो इस वजह से आंख को ये मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि कैसे हम कंट्रोल करें कितनी लाइट अंदर आ रही है। ये मैकेनिज्म है आइरिस के थ्रू। आइरिस क्या करता है? ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है प्यूपिल को, और इसी तरीके से जब प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कम लाइट एंटर करेगी। और एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब इसी का उल्टा। अगर हम ऐसी जगह में हैं जहां पे लाइट कम है तो वहां पे प्यूपिल को एक्सपैंड कर सकता है, जिसको हम कहते हैं डायलेशन ऑफ प्यूपिल। तो ये रहा आइरिस का काम, कि ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट हाउ मच द लाइट एंटर्स इन द आई, और ये आंख को कलर भी देता है। अच्छा, आइरिस और प्यूपिल के बारे में कुछ एक दो खास चीजें और। आपने ये चीज नोटिस करी होगी, कभी आप धूप से अचानक से कभी आ जाएं कमरे के अंदर तो थोड़ी देर के लिए आपको कमरा थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा नजर आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप धूप में थे तो आपका ये जो प्यूपिल था, प्यूपिल बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो बहुत कम लाइट एंटर कर रही है। अब आप कमरे के अंदर आ गए तो आपका प्यूपिल वैसे ही कॉन्ट्रैक्टेड है, तो कम लाइट ही एंटर करी, तो आपको अपना कमरा थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा नजर आ रहा है। इसी का उल्टा भी सही है। अगर आप किसी अंधेरी सी जगह में है तो आपके आंख का प्यूपिल बहुत डाइल्यूटेड है, एक्सपैंडेड है, जिससे कि ज्यादा लाइट एंटर करे। और आप उस अंधेरी सी जगह से अचानक बहुत रोशन जगह में चले जाएं, बिल्कुल भरी दोपहरी में चले जाएं, तो आपका प्यूपिल अभी बड़े साइज का है, तो अचानक इतनी तेज रोशनी में ज्यादा रोशनी आंख के अंदर आएगी तो बहुत तेजी से आपको आंखों में चुभन महसूस होगी। तो ये जो फर्क है, ऐसा क्यों होता है? ये इस वजह से होता है। अच्छा, आइरिस के बारे में एक और बात बता दें। ये जो आइरिस है, ये जो कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई, इसमें पैटर्न्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, और आइरिस का पैटर्न हर इंसान के लिए अलग होता है। तो इस वजह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे फिंगरप्रिंट होता है, हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग है और फिंगरप्रिंट से आप इंसान की पहचान बता सकते हैं। वैसे ही आंख का जो आइरिस है, सब इंसानों का अलग होता है इसका पैटर्न, तो आप आइरिस से भी इंसानों की पहचान कर सकते हैं। और ये आइरिस आइडेंटिफिकेशन टेक्निक होता है। आधार कार्ड वगैरह जैसे बनता है, वहां पे आपने देखा होगा कि आंखों का भी स्कैन लिया जाता है। तो ये तो रहा आइरिस। तो अभी तक हमने 3 पार्ट्स देखे, वो 3 पार्ट्स जो कि आंख के बाहर वाले हिस्से में ही आपको नजर आ जाएंगे। अब देखते हैं थोड़े अंदर वाले पार्ट्स। तो अब अंदर के पार्ट्स, एक तो ये रहा प्यूपिल। प्यूपिल हम देख चुके हैं। प्यूपिल क्या है? ये ब्लैक ओपनिंग है एट द सेंटर। और अच्छा, ये प्यूपिल ब्लैक क्यों नजर आता है? प्यूपिल इस वजह से ब्लैक नजर आता है क्योंकि ये एक्चुअली एक होल है। तो ये होल है, तो यहां से लाइट अंदर चली गई और लाइट बाहर नहीं आती। फिर इस वजह से इस जगह से आपको लाइट आते हुए नजर नहीं आती है, इस वजह से ब्लैक नजर आता है। जैसे कि घुप अंधेरे वाला कमरा, अंदर उस कमरे के अगर कोई लाइट का सोर्स नहीं तो वो कमरे का दरवाजा ही वहीं से आपको अंधेरा नजर आने लगता है। तो वैसे ही अंधेरा है जो आपको नजर आ रहा है प्यूपिल में, इस वजह से प्यूपिल ब्लैक कलर का है। तो ये ओपनिंग है जिससे कि लाइट पास होती है, और कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ प्यूपिल टेक्स टाइम। वक्त लगता है प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट होने में या डायलेट होने में। अच्छा, प्यूपिल के डायलेशन से एक और चीज आपको बताएं, फन फैक्ट एक। जब आप कोई गहरी सोच में होते हैं
या तो फिर आप किसी ऐसे इंसान को देखते हैं या किसी ऐसी चीज को देखते हैं जो आपको बहुत पसंद है, या आप बहुत एक्साइटेड होते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए, बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, तो भी आपकी आंखों का प्यूपिल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो ये भी एक तरीके से बॉडी लैंग्वेज एंड साइकोलॉजी में डायलेशन ऑफ प्यूपिल का जिक्र कई बार किया जाता है। तो खैर, तो प्यूपिल को हम मतलब कह सकते हैं विंडो टू द सोल भी कह सकते हैं। आप गहरी सोच में है, प्यूपिल देख के पता लगाया जा सकता है। इसके बाद प्यूपिल के बाद अब अगला पार्ट है लेंस। तो हम यहां थे, तो हमने आउटर व्हाइट पोर्शन स्क्लेरा देख लिया, हमने आइरिस देख लिया, हमने कॉर्निया देख लिया। अब आते हैं लेंस के पास। लेंस को जैसे मैं दिखाता हूं, ये जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस। ये लेंस का काम है कि जितनी भी लाइट पड़ रही है उस लाइट को ये जाके कहां इसकी इमेज बनाए, रेटिना पे। रेटिना वो स्क्रीन है जिस पे इमेज बनेगी। तो अब लेंस के बारे में देखते हैं। तो लेंस क्या चीज है? अ क्लियर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। ये भी ऑब्वियसली क्लियर ट्रांसपेरेंट है, लेंस है, वो फ्लेक्सिबल है ये। और ये कहां पे है? बिहाइंड द प्यूपिल। जैसे ही प्यूपिल से लाइट एंटर करेगी सीधा वो लेंस पे पड़ेगी जाके लाइट। ये लेंस अपना शेप चेंज करता है टू प्रिसाइसली फोकस लाइट ऑन टू द बैक ऑफ द आई। ये जो लेंस है ये अपना शेप चेंज करता है जिससे कि सही तरीके से रेटिना पे इमेज बना पाए। तो अब जैसे इस लाइन को मैं आपको समझाऊं, हमारी जो आंख है उस आंख में लेंस रहा यहां पे, इमेज जो बननी है वो यहां पे बननी है रेटिना पे। ये जो स्क्रीन के जैसा है क्योंकि इसमें है लाइट सेंसिटिव सेल्स। अब अगर कोई चीज दूर रखी है तो ये लेंस थोड़ा सा पतला है, तो ये लाइट को यहां पे कन्वर्ज कर दे रहा है। अगर कोई चीज पास में है तो ये आंख का साइज तो उतना ही बड़ा रहना है, लेंस वहीं का वहीं पे रहना है, ये स्क्रीन भी उतनी ही दूरी पे रहनी है। और अगर कोई चीज पास से लाइट आ रही है तो अब पास से कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट आ रहे, इसकी भी इमेज यहीं पे बनानी है। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इस लेंस की जो पावर है वो थोड़ा सा बढ़ी हुई हो। तो जब पास की चीज को देखना होगा तो लेंस थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, दूर की चीज देखनी है तो लेंस पतला होगा, पास की चीज देखनी है तो लेंस थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से लेंस अपनी पावर बदलता है। हमने पावर ऑफ द लेंस में देखा था यही चीज कि जो मोटा लेंस होता है उसकी ज्यादा पावर है। तो ये भी अपने शेप को बदलता है जिससे कि एग्जैक्टली रेटिना पे ही इमेज बना पाए, चाहे ऑब्जेक्ट कितना भी दूर रखा हो, चाहे कितना भी पास रखा हो, इमेज कहां बननी है? रेटिना पे ही बननी है। तो लेंस को अपना फोकल लेंथ चेंज करना पड़ेगा। पहले फोकल लेंथ कुछ और था, किसी दूसरी चीज को देखने के लिए फोकल लेंथ कुछ और होगा, किसी और चीज को देखने के लिए फोकल लेंथ कुछ और करना पड़ेगा। तो ये लेंस का फोकल लेंथ डिफाइन नहीं है। ये लेंस पतला होगा, मोटा होगा और मोटा होगा, ऐसे करके बिल्कुल बैलेंस रखेगा ये। ठीक है। इट इज हेल्ड इन शेप बाय सस्पेंसरी लिगामेंट्स हु आर देन अटैच्ड टू सीलियरी मसल्स। अब ये लेंस जो है, ये लेंस कुछ चीज तो है जो लेंस को थाम के रखेगी और कोई चीज तो है जो लेंस को मोटा और पतला करेगी। तो ये कैसे होता है लेंस? तो ये लेंस ये रहा, इस लेंस से जुड़े होते हैं ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और इन सस्पेंसरी लिगामेंट्स के एक तरफ फिर लगे हैं ये मसल्स जिनको हम कहते हैं सीलियरी मसल्स। अच्छा, अब ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स और सीलियरी मसल्स हैं ये लेंस को अपनी जगह पे भी थाम के रखते हैं और ये लेंस को पतला और मोटा करने में भी मदद करते हैं। तो अब ये कैसे करते हैं?
इस चीज को भी हम देखेंगे, लेकिन थोड़ा बाद में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि लेंस होता है, इस तरीके से लेंस अपनी जगह पे रहता है। अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले पार्ट की तरफ। जो अगला पार्ट है ये है रेटिना। तो लाइट रेज आई, सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट कॉर्निया मिला, फिर आइरिस मिला, फिर ये छोटा सा ओपनिंग प्यूपिल मिला। इस प्यूपिल से लाइट गई तो मिला हमें लेंस, और ये लेंस फिर लाइट को डिफ्लेक्ट करेगा और इमेज बनाएगा एक स्क्रीन जैसी चीज पे, जिसको हम कहते हैं रेटिना। तो रेटिना क्या है? लाइट सेंसिटिव इनर लाइनिंग एट द बैक ऑफ द आई। लाइट सेंसिटिव इनर लाइनिंग हमारे आईबॉल के पीछे, जिसमें क्या है, करोड़ों फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं। और ये फोटो रिसेप्टर सेल्स क्या करते हैं? ये लाइट और लाइट की इंटेंसिटी और कलर, इन दोनों को सेंस करते हैं। तो इनमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रॉड्स एंड कोन्स, और ये इस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, कि जो लाइट आई है वो लाइट कितनी तेज रोशनी है, और जो लाइट आ रही है उसका कलर क्या है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ये फोटो रिसेप्टर सेल्स इनको कन्वर्ट करते हैं, और ये सिग्नल्स फिर जाते हैं दिमाग के पास। तो फिलहाल तो हम रेटिना देख रहे हैं, तो जरा इन सेल्स के बारे में देखें। तो एक तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रॉड सेल्स। रॉड सेल्स का नाम पड़ा इनके शेप से, क्योंकि रॉड शेप्ड के होते हैं। तो ये सेंसिटिव है टू डिम लाइट। तो ये जो जहां रोशनी कम होती है उस कम रोशनी में देखने के काम आते हैं रॉड सेल्स। अच्छा, हमने देखा होगा कि जो उल्लू होते हैं ये रात के टाइम पे बहुत एक्टिव रहते हैं। नॉकटर्नल एनिमल्स है, रात में बहुत तेज देख पाते हैं ये। ऐसा क्यों है कि उल्लू रात में ज्यादा इतना अच्छा देख पाते हैं? क्योंकि इनकी आंख में रॉड सेल्स कहीं ज्यादा हैं इंसानों के मुकाबले। जहां पे इंसान कहेगा कि अंधेरा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारी आंख में रॉड सेल्स कम है, उल्लू की आंख में रॉड सेल्स कहीं ज्यादा हैं। तो उतने ही अंधेरे में उल्लू साफ साफ देख लेगा। दूसरे तरह के जो सेल्स हैं ये हैं कोन सेल्स। ये कोन शेप्ड होते हैं, इस वजह से इनका नाम कोन है। और दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड कलर। तेज रोशनी और कलर के लिए सेंसिटिव हैं, और ऑब्वियसली ये बताते हैं कि कौन चीज किस कलर की है। दे डू नॉट फंक्शन इन डिम लाइट। ये कम रोशनी में ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि जहां थोड़ा सा अंधेरे जैसी सिचुएशन होती है वहां पे हम कलर्स डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। कौन सा लाल रंग है, कौन सा पीला, कौन सा हरा, ये सब हम तभी डिस्टिंग्विश कर पाते हैं जब रोशनी अच्छी हो। अगर थोड़ा रोशनी कम हो तो हमें ये सब कलर एक ही जैसे दिखाई देते हैं। तो ये तो रहे रेटिना के बारे में। अच्छा, अब ये जो रेटिना है, ये हम अभी ह्यूमन रेटिना के बारे में बात कर रहे हैं। जो अलग अलग जो जीव जंतु हैं सबका रेटिना अलग है, और जैसे लाइट सेंसिटिव सेल्स सबके अलग हैं। अब जैसे मधुमक्खियों का एग्जाम्पल हमने देखा, उनके रेटिना में ऐसे सेल्स हैं जो कि उनको मदद करते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट देखने के लिए। तो इसी तरीके से रेटिना में जिस तरीके के सेल्स होंगे उसी तरीके का विजन होगा उस पर्टिकुलर जानवर का। तो ये रेटिना, इस रेटिना में ऐसे करोड़ों लाइट सेंसिटिव सेल्स, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। ठीक, तो ये हो गया रेटिना। इसके बाद फिर लास्ट में आता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या है? वो नर्व बंडल है जो कि ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम द रेटिना टू द विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। यहां पे अलग अलग जो सेल्स लगे हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स, सबसे डेटा इकट्ठा करके यहां पे इस तरीके से न्यूरॉन्स लगे हैं, और ये न्यूरॉन्स एक जगह से मिलते हैं, और ये से बंडल ऑफ नर्व बंडल्स हैं जो कि ले जाते हैं इस सिग्नल को ब्रेन की तरफ। इसके बाद एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना देयर आर नो लाइट सेंसिटिव सेल्स
ड्यू टू विच नो विजन इज पॉसिबल एट दैट पॉइंट। जिस जगह पे ये जो नर्व बंडल मिल रहे हैं रेटिना से, तो ये वाली जो जगह है, ठीक है, इसको दोबारा से मैं जगह स्पेसिफाई कर दे रहा हूं, जहां से नर्व बंडल रेटिना से मिल रहा है, यानी कि ये वाली जो जगह है, इस जगह पे क्योंकि जो नर्व्स हैं वो इस तरीके से जाके अंदर जा रही हैं, तो एक ऐसा पॉइंट बनता है कि इस पॉइंट पे कोई लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं है, ना रॉड सेल्स ना कोन सेल्स। तो इस जगह पे अगर किसी भी चीज की इमेज बन रही है तो वो इमेज हमें नजर नहीं आएगी, और इस चीज को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द आई। और ये हमारी हर आंख में एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट होता है, और ये जो ब्लाइंड स्पॉट है ये एक इस तरफ इशारा करता है कि हमारी आंख अचानक से एक दिन भगवान ने डिजाइन नहीं करी है, क्योंकि अगर एक दिन अचानक भगवान कागज और कॉपी लेके बैठते कि आंख ऐसी होनी चाहिए तो प्रॉपरली डिजाइन करते, ब्लाइंड स्पॉट बनता ही नहीं, क्योंकि दिस इज मोर और लेस एक डिफेक्ट के जैसा है हमारी आंख में ये। और ब्लाइंड स्पॉट इस बात का सबूत है कि हमारी आंख करोड़ों सालों के दौरान इवॉल्व होती आई, और इवोल्यूशन के दौरान फिर ऐसा ब्लाइंड स्पॉट जैसा बना। अच्छा, इवोल्यूशन जो होता है ये बिल्कुल स्क्रैच से शुरू नहीं होता है, ये पुरानी चीज को थोड़ा और मॉडिफाई करता है सिर्फ। तो इस वजह से ये ब्लाइंड स्पॉट जैसी चीज पाई जाती है, बहुत फिलोसॉफिकल सी चीज है। अच्छा, ब्लाइंड स्पॉट के बारे में, हमारी आंख में ब्लाइंड स्पॉट आप कैसे जान सकते हैं? ब्लाइंड स्पॉट आपके एनसीईआरटीज में भी इसका जिक्र था। एक तरफ हम प्लस बना दें, एक तरफ माइनस बना दें, और आपसे कहा जाए एक आंख बंद कर लीजिए, एक आंख बंद कर लीजिए और जैसे प्लस साइन पे फोकस करिए, एक आंख बंद करके, और आप थोड़ा पास आइए, दूर जाइए, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप प्लस को देख रहे हैं एक आंख से और आपको ये माइनस दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो यानी कि वो जो माइनस उस टाइम पे आपके ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ रहा है, उस जगह पे आपको कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। तो हमारी दोनों आंखों में ऐसे ब्लाइंड स्पॉट हैं, तो यानी कि हम जो देखते हैं उसमें दो ब्लाइंड स्पॉट हैं, ब्लैक एरियाज, जहां पे कुछ इमेज नहीं बन रही है। अच्छा, ये हमें दिखाई क्यों नहीं देते ब्लाइंड स्पॉट? ऐसा इसलिए क्योंकि दो आंखें हैं, तो इस आंख का जो लेफ्ट आंख का जो ब्लाइंड स्पॉट है वो राइट आंख को दिखाई दे रहा है, और राइट आंख का जो ब्लाइंड स्पॉट है वो लेफ्ट वाले को दिखाई दे रहा है। तो ब्रेन गेस वर्क कर लेता है, अंदाजा लगा लेता है कि ये जो खाली जगह है जहां पे हमें सिग्नल नहीं मिल रहा है, यहाँ पे क्या रहा होगा। तो ब्रेन अंदाजा लगा लेता है और वो चीज हमें दिखा देता है। और ये चीज मैं आपको बता ही चुका हूं, अपनी आंखों से नहीं दिमाग से देखते हैं, तो दिमाग हमें दिखा देता है ये सब चीजें, तो हम देखते दिमाग से हैं। अच्छा, देखते दिमाग से, इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं। रेटिना पे जो इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है, सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, इसकी इन्वर्टेड इमेज बनती है, उल्टी इमेज। हमारे दिमाग को पता है ये बात कि उल्टी इमेज बनती है, तो जो कुछ भी इमेज बनती है दिमाग उसे सीधा कर देता है। तो जब सीधा कर देता है तो दिमाग एक्चुअली में लाइव फोटोशॉप कर रहा है हमारे साथ, ब्लाइंड स्पॉट को गायब कर दे रहा है, जो अंदाजा लगा ले रहा है क्या होगा वहां पे। अच्छा, हम इतनी बार पलके झपकते हैं, इतनी बार इधर उधर देखते हैं, कायदे से देखा जाए तो ब्लरी होना चाहिए। कई टाइम्स में हम पलके झपकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए डार्कनेस होना चाहिए, हमें नहीं नजर आता। क्यों? हमारा ब्रेन दिखाता ही नहीं है, हमें एक सीमलेस मूवमेंट दिखाता है हमारा ब्रेन, जबकि ऐसा है नहीं। तो ये रियलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाता है। तो खैर, हम थे यहाँ ऑप्टिकल नर्व्स, तो हमने देखा ब्लाइंड स्पॉट के बारे में, और ब्लाइंड स्पॉट कैसे बने और ये सब चीजें, इवोल्यूशन ऑफ आई, ये एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक्स हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, इनको कभी आगे जिक्र करेंगे। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में भरा होता है एक वाटरी लिक्विड, जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। तो कॉर्निया और आई लेंस के बीच में ये जो मैं बना रहा हूं, या ये है एक्वस ह्यूमर।
इसका काम क्या है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना कॉर्निया को और लेंस को, क्योंकि इन कॉर्निया और लेंस में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। इसके बाद स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना, इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं। यहां पे एक जेली जैसी चीज भरी हुई है, ठीक है? ये जेली जैसी चीज जो कि हमारे आंख को एक फिल कर रखी है और हमारे आंख को एक कह लीजिए कि एक शॉक एब्जॉर्प्शन का भी काम करती है, एक शेप मेंटेन करने का भी काम करती है। इट मेंटेन्स द शेप ऑफ आईबॉल एंड होल्ड्स रेटिना, रेटिना को बरकरार रखना, थामने का काम करता है। ये जो है इसको हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर, ठीक है? तो ये एक्वस ह्यूमर, और आप इसको याद कैसे रखेंगे कि एक्वस कौन सा, विट्रियस कौन सा? तो एक्वा यानी कि पानी, तो जो पानी जैसी चीज है वो कॉर्निया और लेंस के लिए है, क्योंकि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने हैं। और जो जेल जैसी चीज है, विट्रियस ह्यूमर, जेली जैसी चीज, ये अंदर, ये थोड़ा स्टिफनेस देगा, थोड़ा शेप देगा आई बॉल को। तो ये याद करने के लिए ये अच्छा पॉइंट है। तो ये हमने देखे अलग अलग स्ट्रक्चर ऑफ आई। एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कॉर्निया हमने देखा, स्क्लेरा देखा, हमने आइरिस देखा, फिर हमने देखा प्यूपिल, फिर हमने देखा लेंस। लेंस में हमने एक चीज स्पेसिफाई करी, कोई चीज अगर दूर रखी है तो लेंस पतला है, और कोई चीज अगर पास रखी है तो उससे डाइवर्जिंग रेज निकल रही है। तो डाइवर्जिंग रेज को रेटिना पे मिलाने के लिए हमें ज्यादा पावर चाहिए लेंस की, तो लेंस मोटा हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हमने देखा रेटिना के बारे में, हमने रॉड एंड कोन सेल्स देखा। अच्छा, रॉड एंड कोन सेल्स में याद करने की एक चीज, ये बड़ा कंफ्यूजन कई बार हो जाता है, रॉड कौन से थे, कोन सेल्स कौन से थे। तो इसको याद करने का एक तरीका ये है कि कोन को आप कलर से याद रखिए, कि जो कोन सेल्स हैं ये कलर के लिए हैं। तो ऑब्वियसली जो दूसरे हैं ये इसके लिए हैं कि लाइट डिम है या तेज है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आप कोन से कलर ऐसे भी याद रख सकते हैं। कोन से आपको आइसक्रीम कोन याद आ सकता है कि आइसक्रीम कोन अक्सर हम आइसक्रीम के सेंस में सुनते हैं। तो आइसक्रीम कहाँ मिलती है? शॉपिंग मॉल्स में। और शॉपिंग मॉल्स जब आप याद करें तो रंग बिरंगी चीजें और बिल्कुल रंगीन सा माहौल, तो कोन मिलता है शॉपिंग मॉल में जहां रंगीन सा माहौल है। तो कोन इज फॉर कलर। और जो रॉड, इसका फिर अपोजिट है कि रॉड फिर वो लाइट के लिए है, ठीक है। तो रॉड एंड कोन्स याद करना का तरीका है ये। फिर एक्वस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर, ये हमने देखा। अब हम चलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई में। तो अकोमोडेशन का मतलब एडजस्ट करना। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या चीज, ये तो हम जान रहे हैं, ये मैं बता भी चुका हूं जिक्र अभी। जब कोई चीज दूर रखी है तो उससे आती हैं पैरेलल रेज। पैरेलल रेज को रेटिना पे मिला देने के लिए आपको पतला लेंस काफी है। लेकिन अगर कोई चीज पास में रखी है तो उससे आएंगी डाइवर्जिंग रेज, और डाइवर्जिंग रेज को आपको मिलाना है और रेटिना पे ही मिलाना है। तो आपको ज्यादा पावर का लेंस चाहिए। ज्यादा पावर का लेंस चाहिए तो ये लेंस मोटा होना चाहिए। तो ये तो क्लियर है कि दूर की चीज के लिए पतला लेंस चाहिए, पास की चीज के लिए मोटा लेंस चाहिए। अच्छा, अब ये लेंस पतला और मोटा कैसे होगा? तो लेंस के बारे में मैं एक और बात आपको बता देता हूं। लेंस जो है ये नॉर्मली अगर इस पे जोर ना लगाया जाए तो ये मोटा ही रहता है। अगर इसको यूं ही छोड़ दिया जाए बिना किसी ताकत लगाए तो ये मोटी सी चीज, मोटा सा लेंस रहेगा। और जब आप इस पे ताकत लगा के खींचेंगे इसे तो ये पतला हो जाएगा। जब आप ताकत लगा के इसे खींचेंगे दोनों तरफ से, दोनों तरफ क्या मतलब चारों तरफ से खींचेंगे तो ये पतला हो जाएगा। और अगर नहीं खींचेंगे तो ये फिर से मोटा हो जाएगा, फिर से ऐसे सिकुड़ जाएगा और गोल सा मोटा हो जाएगा।
और चारों तरफ से खींच लेंगे तो पतला हो जाएगा। ये तरीका है लेंस का। अच्छा, अब ये इसको खींचेगा कौन और इसको छोड़ेगा कौन? बस यही पावर ऑफ अकोमोडेशन है। तो अब इसको देखना शुरू करते हैं। तो पहली बात, अकोमोडेशन क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द आई टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस, कि फोकल लेंथ चेंज कर सके अपने लेंस का, और फोकल लेंथ चेंज कर सके इसका मतलब पावर चेंज कर सके। और पावर कहां से आती? मतलब वही थिकनेस वाली बात। सो दैट बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली ऑन द रेटिना, कि चाहे दूर की चीज हो चाहे पास की चीज हो, वो आप क्लियरली उनकी इमेज बना पाए रेटिना पे। जब कोई ऑब्जेक्ट दूर होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो द मसल्स आर रिलैक्स्ड, तो मसल्स जो हैं वो रिलैक्स्ड हैं, और जब मसल्स रिलैक्स्ड हैं तो लेंस इज थिन। अब मसल्स रिलैक्स्ड हैं, इस चीज का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। दोबारा से लेंस पे आते हैं। ये जो सीलियरी मसल्स हैं ये रिलैक्स्ड स्टेट में है, तो लेंस खिंचा हुआ है। ठीक है, लेंस खिंचा हुआ है क्योंकि रिलैक्स्ड स्टेट में सीलियरी मसल्स, तो जितने लिगामेंट्स हैं इसको खींच रहे हैं चारों तरफ से, तो लेंस पतला हो रखा है। जब ये सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब ये सिकुड़ेंगे, तो सीलियरी मसल जब सिकुड़ गए तो ये जितने धागे जो खींच रहे थे लेंस को, ये धागे भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएंगे। अब ये टाइट नहीं रहे धागे, तो जो खींचने वाली जो ताकत थी वो खींचने वाली ताकत कम हो गई। तो जब खींचने वाली ताकत कम हो गई तो लेंस मोटा हो गया। तो पास की चीज देखने के लिए क्या होगा? ये सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से ये सारे लिगामेंट्स लूज हो जाएंगे, ढीले ढाले हो जाएंगे, और लेंस मोटा हो जाएगा। लेंस मोटा हो गया तो लेंस की पावर बढ़ गई, तो पास की चीज को रेटिना पे इमेज बना देगा। तो आते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो क्या हो रहा है? जब ऑब्जेक्ट दूर है तो मसल्स आर रिलैक्स्ड एंड द लेंस इज थिन, और जब लेंस पतला है, ठीक है, लेंस पतला है तो इसका क्या है? फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, और फोकल लेंथ बढ़ जाएगा यानी कि पावर कम हो गई, तो दूर की चीज हम देख पाते हैं। अच्छा, जब आप पास की चीज पे देख रहे हो तो क्या होगा? सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो आउटर सर्किल था वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? दिस इंक्रीजेस द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, तो आई लेंस का कर्वेचर बढ़ जाएगा, ये मोटा हो जाएगा आई लेंस थोड़ा, और आई लेंस मोटा हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? पावर बढ़ जाएगी, या दूसरे लफ्जों में कहें तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज रहा अकोमोडेशन ऑफ द आई। दूर की चीज देखने के लिए लेंस पतला चाहिए। लेंस पतला रहे तो यानी कि सीलियरी मसल्स रिलैक्स्ड हैं, तो लिगामेंट्स ने खींच रखा है चारों तरफ से। ठीक, लिगामेंट्स ने खींच रखा है तो लेंस पतला है। लेंस पतला है तो यानी कि उसकी पावर कम है, पावर कम है तो यानी कि फोकल लेंथ ज्यादा है। अच्छा, जब पास की चीज है तो पास की चीज देखने के लिए लेंस को मोटा होना पड़ेगा, और लेंस मोटा कब होगा? जब सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, खींचने वाले धागे लूज हो जाएंगे और लेंस अपने आप मोटा हो जाएगा। लेंस मोटा हो गया यानी कि पावर बढ़ गई, पावर बढ़ गई तो फोकल लेंथ कम हो गई। तो आप एक सीरीज ऑफ लॉजिक से, ये रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिक अगर आप दिमाग में रखो उससे आप ये सब चीजें खुद ही विजुअलाइज कर लोगे, और विजुअलाइज कर लोगे, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये रहा पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब इसके आगे देखते हैं थोड़ा और इसका मैकेनिज्म। अभी तक जो मैंने मैकेनिज्म समझाया इसी को दोबारा से एक बार क्लियरली और देखते हैं। When looking at a distant object, दूर की जो चीज देख रहे हैं तो आंख रिलैक्स्ड स्टेट में है। आंख रिलैक्स्ड स्टेट में, इसका क्या मतलब? सीलियरी मसल्स रिलैक्स्ड हैं। ये जो सीलियरी मसल्स हैं, ये चारों तरफ ये जो सीलियरी मसल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रिलैक्स्ड है अपनी नॉर्मल पोजीशन में। नॉर्मल पोजीशन में है तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स बिकम टाइट,
ये जो धागे हैं, ये धागे बिल्कुल टाइट हो रखे हैं अभी इस टाइम पे। ये धागे बिल्कुल टाइटली खींच रहे हैं लेंस को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से लेंस बहुत पतला है। और जब लेंस पतला है तो इसका फोकल लेंथ ज्यादा है, और फोकल लेंथ ज्यादा है तो पैरेलल रेज कहीं दूर से आ रही हैं तो आराम से वो रेटिना पे इमेज बना देंगे। आगे बढ़े, और जब आप पास की चीज पे देख रहे हो तो सीलियरी मसल्स हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट, सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये अंदर की तरफ जाएंगे सीलियरी मसल्स। जब ये अंदर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ये जो धागे इसको खींच रहे थे ये थोड़े से ढीले ढाले हो जाएंगे, ये ढीले ढाले हो जाएंगे धागे। और जब इसको लेंस को खींचने वाले धागे ही ढीले हो गए तो लेंस को खींचने वाली ताकत ही नहीं रही, तो लेंस हो जाएगा मोटा। मोटा लेंस का मतलब फोकल लेंथ उसका कम हो गया, और फोकल लेंथ कम हो गया तो जो डाइवर्जिंग रेज हैं, कोई चीज अगर पास में रखी है तो जो डाइवर्जिंग रेज आ रही हैं, इन डाइवर्जिंग रेज को वो आराम से फोकस कर देगा रेटिना पे। तो ये है पावर ऑफ अकोमोडेशन, कि दूर की चीज भी देख लेंगे, पास की चीज भी देख लेंगे। तो जैसे दूर की चीज आप देखें, दूर का कोई पेड़, तो आपके आंख का लेंस पतला है, आप अचानक पास की चीज पे देखें तो आपके आंख का लेंस, आपका दिमाग जो है, आप अचानक से जब पास की चीज देखेंगे तो आप इसकी ब्लर्ड इमेज बनेगी पहली बार में। आपका दिमाग जान जाएगा कि फोकस सही नहीं है, और आपके दिमाग को यह भी अंदाजा होगा कि लेंस को मोटा करना है, तो वो इशारा करेगा सीलियरी मसल्स को कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। तो सीलियरी मसल्स थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होंगी, लेंस थोड़ा मोटा होगा, और जैसे ही इसकी एक फिक्स्ड इमेज बनेगी वैसे ही सीलियरी मसल्स वहां पे थम जाएंगी, तो आपको पास की चीज साफ दिखेगी। और जैसे ही आप अचानक फिर से दूर देखेंगे, आपको थोड़े टाइम के लिए फिर से ब्लर सा दिखाई देगा, और जैसे ब्लर सा दिखाई देगा दिमाग फिर से सीलियरी मसल्स को कहेगा कि लेंस को पतला करो, लेंस को पतला करो, तो सीलियरी मसल्स फैल जाएंगी, सारे धागे तन जाएंगे, लेंस पतला हो जाएगा। अच्छा, ये हमें महसूस नहीं होता है कि ये हम दूर से अगर पास की चीज को देखें तो ब्लर हो गया अचानक से, हमें महसूस नहीं होता, इतनी जल्दी होता है फटाफट कि हमें बिल्कुल सीमलेस विजन नजर आता है कि दूर की चीज भी साफ है, अचानक से पास में देख लिया तो पास की चीज भी साफ दिखाई दे रही है। यही तो खूबी है हमारे आंख की, जो मैं कह रहा हूं आपसे कि इतना एडवांस्ड कैमरा आज तक हम बना नहीं पाए इंसान, और ना जाने कब बना पाएंगे। इतना छोटा कॉम्पैक्ट कैमरा, इतना ज्यादा एफिशिएंट, वो इसीलिए बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये इस तरीके से लेंस का शेप चेंज होता है और हमारे आंख की पावर भी। इसके बाद कुछ फन फैक्ट्स देखते हैं हमारे ये अलग अलग जानवरों की आंखों के, हमारी आंखों के भी। हमारी आंखें सोते टाइम भी एक्टिव रहती हैं। इसके बाद आइरिस पैटर्न्स यूनिक होते हैं, बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन में काम आते हैं। अब देखते हैं चील की आंखों के बारे में। चील की आंखों में कहीं ज्यादा लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, तो कहीं ज्यादा हायर रेजोल्यूशन उसको दिखाई देता है, कितने किलोमीटर दूर से वो कोई छोटा सा शिकार देख ले। उल्लू की आंखों में रॉड सेल्स ज्यादा होते हैं, और उसकी आंखें रात में देख पाए तो उसकी आंखों में रॉड सेल्स भी ज्यादा, उसकी आंखों भी थोड़ा रॉड शेप्ड हैं। तो अब आंखों की थोड़ा रॉड शेप्ड आंखें हैं, इस वजह से वो आंखों को इधर उधर मूव नहीं कर पाएंगे, जैसे हम अपनी आंखों को इधर उधर मूव कर सकते हैं। उल्लू अपनी आंखों को ज्यादा मूव नहीं कर सकते क्योंकि रॉड शेप्ड है उनकी आंखों के अंदर। तो इस वजह से अब आंखों को मूव नहीं कर पाएंगे, तो उल्लू के अंदर ये इवोल्यूशन आ गया कि वो पूरी गर्दन फिर मोड़ सकते हैं, 270 डिग्रीज वो अपनी गर्दन मोड़ सकते हैं, क्योंकि आंखें नहीं कर सकते तो गर्दन करते हैं फिर। अच्छा, इसके बाद हिरन की आंखों में ब्लू और ग्रीन कोन सेल्स ज्यादा हैं, रेड कोन सेल्स कम हैं, तो रेड और ऑरेंज कलर को ज्यादा देख ही नहीं पाते। तो जब रेड और ऑरेंज कलर को ज्यादा देख ही नहीं पाते, तो जब शेर उनके सामने होता है, हरी घास के पीछे खड़ा हुआ शेर, तो उनको वो हरे में हरा जैसा ही कुछ नजर आता है, वो इतना क्लियरली देख नहीं पाते क्योंकि रेड और ऑरेंज कलर को देखने की ताकत ही नहीं उनके पास। इसके बाद बुल्स,
जो सांड होते हैं, आपने बुल फाइटिंग देखी होगी, लाल कलर का कपड़ा वो दिखाते हैं और सांड गुस्से से आ जाता है। जो सांड होते हैं वो एक्चुअली रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड होते हैं, उनको काला और हरा, मतलब ये लाल और हरा रंग दिखाई ही नहीं देता है। अब सवाल उठता है कि बुल्स क्यों फिर भागे दौड़े आते हैं? वो मूवमेंट की वजह से भागे चले आते हैं। मूवमेंट की वजह से उनको चैलेंज किया जाता है, उनको ऐसा फाइट से पहले थोड़ा परेशान किया जाता है कि वो वैसे गुस्से में होते हैं। तो इस वजह से लाल रंग का कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। वो लाल रंग से चिढ़ते हुए नहीं आते हैं। अगर सफेद रंग का कपड़ा हो, नीले रंग का कपड़ा हो, वो तब भी ऐसे ही आएंगे। अच्छा, लाल रंग का कपड़ा दो वजहों से इस्तेमाल किया जाता है। पहली वजह, बुल फाइटिंग स्पेन का स्पोर्ट रहा है, स्पेन का कलर रहा है रेड। दूसरी बात, बुल फाइटिंग में अगर खून निकलता है तो खून दर्शकों को या ऑडियंस को ऑकवर्ड ना करे, तो इस वजह से भी रेड कलर के कपड़े और रेड कलर का सब कुछ यूनिफॉर्म पहना जाता है। तो ये भी एक बात, बुल्स को रेड कलर नहीं नजर आता, वो सिर्फ मूवमेंट को ट्रैक कर रहे होते हैं। इसके बाद कैट्स, ये कम रोशनी में देख पाए। बिल्लियां तो रिफ्लेक्टिव लेयर होता है उनकी रेटिना के पीछे, इसी वजह से उनकी आंख, अंधेरे में कई बार उनकी आंखें चमकती हैं। तो ये कुछ फन फैक्ट्स रहे आंखों से रिलेटेड, कि आपको अंदाजा हो रहा होगा कितना एडवांस्ड चीजें हैं ये आंखें। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई हों, इंटरेस्टिंग लगी हों। इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे। तो एंड करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू।